तो प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम को लेकर टेंशन है, वो भी मैथ के 100 क्वेश्चन से डर लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं टॉप 15 सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये सभी प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं और ये 15 क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आपका एक भी प्रश्न जो है एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मस और लस ज्ञात करें। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप 6, 8 और 22 इस तरीके से लिख दीजिएगा। 6 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 3 6, तो इस प्रकार से 6 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 3। इसी प्रकार से 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 चौका 8 और 2 दूना 4, तो यहाँ पर 2 कितना बार आया 3 बार, तो यहाँ पे 2 के पावर लिख देंगे 3। इसी प्रकार से यहाँ पे 22 है, तो 22 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 11 क्या होता है 22। इस प्रकार से 2 गुना 11। अब आपसे पूछा है मस और लस, तो सबसे पहले अगर मस निकालना होगा, तो मस निकालने के लिए हम करते क्या है कि जो अभाज्य गुणनखंड रहता है सभी संख्याओं में देखते हैं कि कौन सा ऐसा अंक है जो सब में शामिल है, और उसमें के कम पावर को जब लिखते हैं और उसको गुना कराते हैं, तो वही मस का मान कहलाता है। तो सबसे पहले इसमें देखें 6, 8, 22 में कि कौन सा ऐसा अंक है जो तीनों में शामिल है। तो देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। इसमें कम पावर कितना है, तो केवल 2 का पावर 1 यानी 2 है, तो मस कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार से जब आपको लसा निकालना होगा, तो लसा में हम देखते हैं कि जो सब में शामिल है उसमें अधिक पावर जो होता है उसको लिखते हैं। साथ ही जो भी अलग अलग प्रकार के जो अंक दिए रहते हैं उस सब को लिख करके गुना कराते हैं, तो हमारा लसा का मान आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, 2 के पावर 3 है और यहाँ पे 2 है। इसमें सबसे अधिक पावर कितना है, तो 2 के पावर 3। तो लसा निकालने के लिए पहले करेंगे क्या, अधिकतम पावर वाला को लिखेंगे, तो 2 के पावर 3। फिर उसके बाद जो जो संख्या शामिल नहीं रहता है उसको भी लिखा जाता है और फिर गुना कराते हैं, तो जो वैल्यू आता है वो हमारा लसा का मान कहलाता है। तो देखिए 2 के पावर तो 3 हो गया, अब यह 3 है और एक 11, ये दो संख्या अलग अलग है, तो इसको भी यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद गुना कराएंगे। तो 2 के पावर 3 का मतलब 8 होता है, 8 गुने 3 गुने 11। तो देखिए इसे अगर गुना करेंगे तो 11 3 33 और 33 अर्थ है, तो 33 में 8 से गुना करेंगे, 8 तिरका 24 के 4 और 8 तिरका 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। तो इस प्रकार से इस दिए गए प्रश्न का मस का मान आ जाएगा 2 और लसा का मान आ जाएगा 264। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि बहुपद 4x² - 3 के शून्य ज्ञात करें। आपको इसका शून्य ज्ञात करने को कहा है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो बहुपद दिया है उसको हम लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 0। जब भी शून्य कहे तो बहुपद लिख करके उसके बराबर आप 0 लिखेंगे। इसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे या 4x² बराबर, ये -3 है तो दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, या x² बराबर हो जाएगा 3/4। तो इसलिए x बराबर, ये स्क्वायर बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो जो संख्या लिखा रहता है उसके ऊपर रूट हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे √3/4 का अगर वर्गमूल निकाला जाएगा तो आएगा प्लस माइनस में 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे रूट में 3। अब बटा में 4 का वर्गमूल होता है 2, तो इस प्रकार से लिखेंगे। अतः x बराबर हो जाएगा 1 प्लस में √3/2 और 1 हो जाएगा माइनस में √3/2, और यही जो है इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्मों का हल करें, और वह क्वेश्चन दिया हुआ है 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। आपसे कहा हुआ है प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए। तो देखिए कैसे बनाते हैं। पहले आप इस समीकरण को लिखेंगे, तो 7x - 15y बराबर लिखेंगे 2 और इसे कहेंगे समीकरण 1।
उसी प्रकार से x प्लस 2y बराबर 3 और इसे कहेंगे समीकरण नंबर 2। देखिए, प्रतिस्थापन विधि से जब भी बनाया जाता है तो किसी भी एक समीकरण से x अथवा y का एक रिलेशन निकाला जाता है। तो देखिए, जो छोटा होता है उसी से निकाला जाता है ताकि कैलकुलेशन उसका आसानी से बन जाए। तो देखिए, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x प्लस 2y बराबर में 3। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2y और इसे कहेंगे समीकरण नंबर 3। कहने का मतलब है कि किसी भी एक समीकरण से x अथवा y का मान निकालेंगे और जो मान आएगा उसको समीकरण 3 मान लेना है। अब जिससे आपने x का मान निकाला है, अब जो बचा हुआ समीकरण है इस पहले वाले दोनों में से, उस बचे हुए समीकरण में इस x के वैल्यू को रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे अब x का मान, अब 2 से निकालने हैं तो ये समीकरण 3 प्राप्त हुआ है। तो हमारा बचा कौन सा समीकरण है, तो समीकरण 1। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए, अब जो हमारा समीकरण 1 है पहले उसको लिखेंगे। तो 7x माइनस 15y बराबर में लिखेंगे 2। अब जहां पर x है उस x के जगह पर इस x का जो वैल्यू आया है इसको लिखेंगे। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर लिखेंगे या 7 है तो 7 और x के जगह पर x बराबर देखिए ये 3 माइनस 2y है, यह लिखेंगे। तो 3 माइनस 2y, फिर यहां पे देखिए माइनस है तो माइनस, 15y है तो 15y बराबर में 2 है तो 2 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, 7 से 3 में गुना करेंगे, 7 3 का 21, माइनस है तो माइनस, 7 दूनी 14y, फिर ये माइनस में 15y है तो 15y बराबर में लिखेंगे 2 या 21। और देखिए ये माइनस 14y माइनस 15y जोड़ेंगे तो ये माइनस में 29y हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 2, या ये माइनस 29y यहीं पे रहने दें, बराबर देके एक जात को एक साइड ले जाएंगे तो ये 2 है और ये प्लस 21 है तो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में 21 हो जाएगा, या माइनस में 29y बराबर में हो जाएगा माइनस में 19। अब देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 19/29। तो आपने यहां पे y का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इसी y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे यहां पे कि अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब इसके बाद यहां पे वैल्यू को रखेंगे। तो देखिए समीकरण 3 में यहां पे लिखा है x बराबर 3 माइनस 2y, तो यहां पे 3 माइनस 2y, फिर यहां पर देखिए 3 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 और y के जगह पर 19/29 लिखेंगे। अब देखिए यहां पर हम लिखते हैं 3 माइनस 19 दूनी क्या हो जाएगा 38, अब बट्टा में 29, फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे अपने से 1 लिख देंगे तो 1 29 का एलसीएम कितना हो जाएगा 29। अब 1 से 29 29 बार में कटेगा, 29 से 3 में गुना करेंगे तो 29 दिया 87 माइनस 38। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 8 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे, 17 में से 8 गया 9, ये हो जाएगा 7, 7 में से 3 गया 4, अब बाटा में क्या हो जाएगा 29। तो अतः लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 49/29 और y बराबर आपका आया हुआ था 19/29। और यह जो हो गया आपका जो प्रश्न पूछ रहा है उसका हल। तो x का मान आ गया कितना 49/29 और y का मान कितना आ गया तो 19/29। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विविक्त कर ज्ञात करें।
विविक्त कर मतलब इसको हम डी से सूचित करते हैं, यानी हमसे ये डी का मान पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। अब यहां से तुलना करेंगे तो बताइए यहां a बराबर कितना मान होगा, तो 2, b का मान कितना होगा, तो -7, c का मान कितना होगा, तो 6। तो इसलिए d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पे b के जगह पर लिखेंगे -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पर लिखेंगे 2 और c के जगह पर लिखेंगे 6। यहाँ पे 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर माइनस 4 दूनी 8, 8 6 कितना होगा 48। तो 49 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और यही जो है आपके विविक्तकर का मान आ गया, डी का मान कितना आ गया 1। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि प्रथम 1000 घन पूर्णांकों का योग निकालें। घन पूर्णांकों का योग कहा है, तो यहां पर देखिए घन पूर्णांकों का योग का सूत्र होता है, घन पूर्णांकों का योग का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये होता है यदि आपसे प्रथम या लगातार कहा रहे कि घन पूर्णांकों का योग बतलाएं कि कितना होगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जहां n बराबर जो क्वेश्चंस में दिया रहता है जितना घन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए उस संख्या को लिखा जाता है। तो इस प्रश्न में n के जगह पर कितना लिखेंगे 1000 लिखेंगे। तो यहां पर देखिए तो लिखेंगे इसलिए प्रथम 1000 घन पूर्णांकों का योग बराबर n के जगह पर लिखेंगे 1000, फिर इंटू देकर के 1000 प्लस 1 बट्टा में लिखेंगे 2 और इस पूरा का लिखेंगे स्क्वायर। अब यहां पर देखें 2 से 1000 को काटेंगे तो 500 बार में कट जाएगा, तो ये 500 हो गया। ये ब्रैकेट हटेगा तो गुना हो जाएगा, 1000 में 1 जोड़ेंगे तो 1001 हो गया। अब इस पूरा का क्या होगा स्क्वायर होगा। अब पहले 500 में 1001 से गुना करेंगे, तो अब देखिए पहले 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0 और 5 एकम 5, फिर यहाँ पे डबल 0 है तो यहाँ पे डबल 0 लिखेंगे। अब इतना का हमको क्या करना है स्क्वायर करना है, तो हम करेंगे क्या यहाँ पे कि सबसे पहले इतना के लिए सोचे 5005 के लिए इसका स्क्वायर कर लें, अब फिर 2 गो 0 है, 2 गो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 4 0 बैठ जाता है, तो 5005 है। तो देखिए 5005 है तो इस 5 के बदले स्क्वायर जब इसका किया जाता है तो एक नियम होता है, इकाई अंक पर यदि 5 हो तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसके बाद से ये जो 500 है इससे एक अधिक अंक से गुना करेंगे, तो 500 से अधिक अंक क्या होता है एक 501। अब इसमें गुना कीजिए, इसमें गुना करेंगे तो 1 0 0 0 5 एकम 5, फिर 0 से 0 0 0, फिर इस 5 से 0 में गुना करेंगे 0, 5 में 0 से गुना करेंगे 0 और 50 25 हो गया। अब देखिए 0 0 5 0 5 2 हो गया। अब यहां पर क्या लिखेंगे 25 0 5 डबल 0 और ये 25 है तो 25, फिर यहां पर देखिए ये डबल 0 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 गो 0 हो जाएगा, इतना जो है इसका गुणनफल आएगा। तो अब यहां पर लिखेंगे 250, फिर है 500, फिर 25 और उसके बाद इस 2 गो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गो 0 बैठ जाएगा और इस प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गई होगी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट डॉट के 18वें पद बतलाएं कि क्या होगा। तो देखिए यहां से a का मान कितना हो जाएगा 1,
डी का मान कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3। तो हमसे पूछा हुआ है 18वां पद, 18वां पद को हम A18 से सूचित करते हैं, इसी का मान हमसे पूछा हुआ है। तो इसलिए A18 बराबर सूत्र हो जाएगा A प्लस 17 डी। अब देखिए A के जगह पर A का वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 17 गुने डी के जगह पर कितना लिखेंगे तो 3। तो इस प्रकार से 1 प्लस 17 3 51, 1 और 51 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52। अथवा यहाँ पे जो है 18वां पद कितना होगा तो हमारा 52 होगा और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर के भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। यदि पी बराबर 6 cm, क्यूई बराबर 6.6 सेमी, पीएफ बराबर 9 सेमी तथा आर एफ बराबर 9.9 सेमी है, तो सिद्ध करे कि ईएफ समानांतर क्यू आर है। तो सबसे पहले आप इस फिगर से समझेंगे इस प्रश्न को। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया और इसका नाम रखा पी क्यू आर। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ, पी क्यू पर है ई और पी आर पर एफ बिंदु है। अब हम इसको मिलाएंगे इस प्रकार से, पीई बराबर कितना दिया है 6 और क्यूई बराबर दिया है 6.6, पीएफ बराबर दिया हुआ है 9 और एफ आर कहिए या आर एफ कहिए यह दिया है 9.9। तो हमसे पूछा हुआ है कि सिद्ध करके बताइए कि यह जो क्यू आर है और ई एफ ये आपस में क्या है समांतर है। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कि चूंकि पीई बटा क्यूई बराबर, तो देखिए 6 बटा 6.6, ये दशमलव हटेगा तो एक जीरो यहां पे आएगा। अब इसको काटेंगे तो देखिए 6 दहिया के 60 और 6 11 66, यानी कितना आ गया 10 बटा 11। इसी प्रकार से पी एफ बटा आर एफ का अनुपात निकालेंगे तो पीएफ का दिया हुआ है 9 और आरएफ का दिया है 9.9। ये दशमलव हटेगा तो एक जीरो आएगा, 9 दहिया के 90, 9 11 99, यानी 10 बटा 11। तो हम यहां पर देखते हैं तो लिखेंगे कि चूंकि पीई बटा क्यूई बराबर पीएफ बटा आरएफ है, ये बराबर अनुपात में आ जा रहा है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है समांतर होती है। तो इस प्रकार से लिखेंगे, इसलिए ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर। किस नियम से तो हम कहेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, यहां पे लिख देंगे। और इस प्रकार से ये प्रश्न जो है आपको प्रूव करने को कहा था तो प्रूव हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में पीक्यू समानांतर बीसी है तो एक्स का मान निकालें। यहां पे कह दिया है कि ये पीक्यू और ये बीसी आपस में क्या है समानांतर है तो एक्स का मान निकालें। तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसलिए यहां पर लिखेंगे कि चूंकि PQ समानांतर BC है, इसलिए AB नहीं, यहां पे P लिखा हुआ है, AP बटा PB बराबर हो जाएगा AQ बटा QC। अब देखिए AP का वैल्यू कितना दिया है 8, PB का वैल्यू कितना दिया है 4 बराबर AQ का वैल्यू कितना दिया है 3x और QC का वैल्यू कितना दिया है x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे याद दे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से x प्लस 2 में गुना करेंगे तो 8 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 4 से 3x में गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12x हो जाएगा, या 8 में x से गुना करेंगे 8x प्लस 8 दूनी 16 बराबर में 12x, या 16 बराबर 12x
ये प्लस 8x है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में 8x हो जाएगा, या 16 बराबर 12x में से 8x घटेगा तो कितना बचेगा 4x, इसलिए x बराबर हो जाएगा 16/4, कटेगा तो कितना आ जाएगा 4, तो अतः x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर एक y अक्ष खींचेंगे। तो मान लीजिए कि यहां पर ये हमारा y अक्ष है, y अक्ष पर एक बिंदु हम मान लेते हैं कि ये P है। हम जानते हैं कि y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक जो होता है वह 0,y होता है, तो यहां पर हम लिख लेंगे 0,y। इसके बाद से कहा है कि दो बिंदु जो है इससे समदूरस्थ है, तो एक बिंदु हम मानते हैं यहां पर A और एक बिंदु मान लेते हैं यह B हो गया। अब बिंदु A का निर्देशांक मान लेते हैं 6,5 और बिंदु B का निर्देशांक मानते हैं -4,3। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में कहा है कि y अक्ष पर स्थित बिंदु जो है बिंदु A और B से क्या है समदूरस्थ है। अब देखिए लिखेंगे कैसे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि y अक्ष पर स्थित बिंदु का, y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0,y होता है। अब तो लिखेंगे अब माना कि y अक्ष पर स्थित बिंदु P 0,y बिंदुओं A 6,5 एवं B -4,3 से समदूरस्थ है, ऐसा लिख देंगे भाषा में। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब इसके बाद जब ये समदूरस्थ है बिंदु P से A और B, तो PA बराबर क्या हो जाएगा PB हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर लिखेंगे, इसलिए PA बराबर क्या होगा PB। अब यहां पे दूरी सूत्र से हम जानते हैं कि दूरी सूत्र होता क्या है, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। अब उसी सूत्र के आधार पर हम इसे क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे। तो PA, अब इसको अगर हम मान लेते हैं x1 और y1 तो इसको कहेंगे x2 y2। तो PA के जगह पर लिखेंगे पहले सूत्र, दूरी सूत्र होता है √, अब PA के लिए इसको x2 का है तो इसको x1, इसको y2 तो इसको y1, तो x2 - x1 यानी 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 को हम कहेंगे 5 माइनस y1 के जगह पर लिखेंगे y का होल स्क्वायर। और इसी प्रकार से PB की दूरी निकालने के लिए √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करेंगे। तो जहां यहां पर x1 y1 इसको मान लिया है, तो फिर इसको भी हम मान लेते हैं x2 और y2। अब देखिए यहां पर लिखेंगे x2 यानी -4, x2 माइनस x1 के जगह पर लिखेंगे 0 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पर लिखेंगे 3 माइनस y1 के जगह पर लिखेंगे y का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड में स्क्वायर है, स्क्वायर कहने का मतलब कि ये भले रूट है, तो ये दोनों रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, अथवा हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करके भी काट सकते हैं, नहीं तो इस रूट से इस और रूट जो है कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ रूट है। अब देखिए यहां पे अब क्या बचा यहां पे, तो 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर बराबर यहां पे माइनस में 4 - 0 का स्क्वायर प्लस में 3 - y का स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, अब बताइए कि 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 होगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36 हो जाएगा। प्लस है तो यहाँ पे प्लस। अब ये देखिए a - b के होल स्क्वायर पे इसे तोड़ सकते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पे बराबर है तो पहले बराबर देंगे,
-4 में से 0 घटाएंगे तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, प्लस है तो प्लस, लेकिन यहां पर देखिए इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अरेंज करेंगे इसे तो पहले ये 36 है तो 36 लिखिए, प्लस है तो प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस 2 पचे 10y, प्लस में y स्क्वायर बराबर में 16 है तो 16 प्लस 3 तिरका 9, माइनस में 3 दूनी 6y प्लस y स्क्वायर है तो y स्क्वायर। अब देखिए बराबर के दोनों साइड में यदि सेम संख्या लिखा हो और सेम साइन रहता है तो वह कट जाता है, तो इसको यदि हम काटना चाहेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहां पे ये वाई स्क्वायर के आगे प्लस है, यहां पर भी वाई स्क्वायर के आगे प्लस है, तो पहले इसको काट दीजिए। अब देखिए यहां पे 36 है, प्लस में 25 है, उसके बाद देखिए माइनस में 10y है, फिर यहां पर देखिए बराबर है तो आप बराबर लिखेंगे, और ये देखिए 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे -6y है तो माइनस में 6y लिखिए। अब इधर कुछ नहीं बचा, अब फिर यहां पर क्या करेंगे तो देखिए तो यहाँ पे 25 के आगे प्लस है, यहां पर भी 25 के आगे क्या है प्लस है, तो ये 25 और ये 25 कट जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पे 36 माइनस में 10y अब बराबर में माइनस में 6y, या 36 बराबर ये y वाला को एक तरफ ले जाएंगे तो ये इधर माइनस में 6y है तो ज्यों का त्यों लिखिए, लेकिन ये माइनस 10y है बराबर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 10y, या 36 बराबर माइनस 6y प्लस 10y है तो 10y में से 6y घटेगा तो कितना बच जाएगा 4y, तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 36/4, तो 4 नवा कितना हो जाएगा 36। तो इस प्रकार से हमसे पूछा हुआ है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, तो लिखेंगे अतः y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0,9 होगा, ऐसा लिख देंगे और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आई होगी तो आप वीडियो को रोक करके फिर एक बार देखिएगा, निश्चित ही आपको ये प्रश्न समझ में आ जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो 5,3 और 3,5 से समदूरस्थ है। तो देखिए यहां पर एक्स अक्ष से पूछा हुआ है, तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक हम जानते हैं कि x, 0 होता है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे एक्स अक्ष बनाएंगे, ये हमारा एक्स अक्ष है। अब यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं A और एक बिंदु यहां पर ले लेते हैं B, और यह जो है एक्स अक्ष पर स्थित एक बिंदु हम मानते हैं कि यह P है। तो हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो x, 0 होता है। अब इसके बाद से कहा हुआ है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु से दो बिंदु जो है समदूरस्थ है। तो मान लेते हैं कि बिंदु ए का निर्देशांक हो गया 5,3 और बी का निर्देशांक हो गया 3,5। अब देखिए इस पी बिंदु से ए और बी जो है दोनों समान दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, इसका मतलब कि पी ए और पी बी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो अब देखिए अब कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। तो ऐसा पहले लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे अब माना कि x अक्ष पर स्थित बिंदु P x, 0 बिंदुओं A 5,3 एवं
बी 3,5 से समदूरस्थ है, ऐसा लिख देंगे। तो जब ये समदूरस्थ होगा तो पीए और पीबी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए पीए बराबर क्या हो जाएगा, पीबी। अब हम यहां पे दूरी सूत्र लगाएंगे, तो इसलिए दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम इसी सूत्र का प्रयोग करके पीए और पीबी का रिलेशन निकालेंगे। तो पीए की दूरी निकालेंगे, तो अब देखिए यहां पे अगर हम मान लेते हैं कि यह x1 और इसको हम कह देते हैं y1, तो इसको मानेंगे x2 और इसको कहेंगे y2। उसी प्रकार से x1 y1 यह है, तो इसको कह लेंगे x2 और इसको कह देंगे y2। अब पीए की दूरी निकालना है, तो पीए इसकी दूरी निकालना है। तो पीए बराबर क्या होगा, रूट अंडर x2, x2 के जगह पर लिखेंगे 5 माइनस x1, x1 के जगह पर क्या लिखेंगे x का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 के जगह पर लिखेंगे 3 माइनस y1 के जगह पर लिखेंगे 0 का स्क्वायर। इसी प्रकार से पीवी की भी दूरी निकालेंगे। तो पीवी के लिए x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। तो पहले यहां पे रूट अंडर दे करके x2 के जगह पर लिखेंगे 3 माइनस x1 के जगह पर लिखेंगे x का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पर लिखेंगे 5 माइनस y1 के जगह पर लिखेंगे 0 का होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहां पे दोनों तरफ रूट लिखा हुआ है, तो रूट दोनों पर है इसलिए रूट से रूट काट देंगे। तो ये रूट से रूट कट गया। अब बचा क्या, तो 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर यहां पर भी क्या बचा, 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस देंगे, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 होगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। फिर यहाँ पे बराबर है तो बराबर दे देंगे। इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस है यहाँ पे तो प्लस। अब 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इसे अरेंज करेंगे, 50 25 माइनस 2 5 10x प्लस में x स्क्वायर प्लस 9 बराबर यहां पर देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 माइनस 2 3 6x प्लस में x स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, 25। अब देखिए दोनों साइड देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है या कोई चर राशि है कि सेम सेम लिखा हो और साइन भी उसके सामने सेम सेम हो। तो देखिए तो यहाँ पे 25 है, इसके आगे प्लस है, यहां पर भी 25 है, इसके आगे प्लस है, तो 25 से ये 25 कट गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे प्लस है और यहां पर भी एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है, तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया। फिर यहां पर देखिए 9 यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर भी 9 है, इस 9 के भी आगे प्लस है, इस 9 के भी आगे प्लस है, तो 9 से ये 9 कट गया। अब यहां पर कितना बचा, माइनस 10x और बराबर यहां पर दे करके लिखेंगे माइनस में 6x या माइनस 10x, ये माइनस 6x है तो इधर आएगा तो प्लस में 6x हो जाएगा और इस साइड कुछ नहीं बचा तो क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। या माइनस में 4x बराबर में 0, इसलिए x बराबर 0 बटा माइनस में 4, तो भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0,0 होगा। और यही जो है आपका इस प्रश्न का बनाने का तरीका होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि उस त्रिभुज का केंद्रक निकालें जिसके शीर्ष 3, -5
-7,4 तथा 10, -2 है। तो देखिए पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं और इस त्रिभुजों का शीर्ष का नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब बिंदु ए का निर्देशांक हो गया 3, -5, बी का निर्देशांक हो गया -7,4 और सी का निर्देशांक हो गया 10, -2। तो यहां पर लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में बिंदुएं ए 3, -5, बी -7,4 तथा सी 10, -2 शीर्ष है, ऐसा लिख लेंगे। इसलिए केंद्रक बराबर x1 + x2 + x3 बटा 3 और y1 + y2 + y3 बटा 3, क्योंकि केंद्रक का मान निकालना है। अब देखिए यहां पर अगर देखिएगा तो जो भी हमने शीर्ष माना है इसको कह देंगे x1, इसको कह देंगे y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3 और इसको y3। अब जहां जहां पर x1, x2, x3 का जो वैल्यू दिया है वो रखेंगे, y1, y2, y3 का जो मान होगा वहां पे रखेंगे और 3 से भाग देंगे तो केंद्रक का मान हमारा निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x1 के जगह पर कितना लिखा है 3, प्लस x2 के जगह पर कितना लिखा हुआ है तो -7, प्लस x3 के जगह पर कितना में लिखा हुआ है तो यहाँ पे 10 लिखा है बटा में 3। और यहाँ पर देखिए y1 के जगह पर कितना लिखा है तो -5, प्लस y2 के जगह पर कितना लिखा हुआ है तो 4, प्लस y3 के जगह पर कितना लिखा हुआ है तो -2। अब बटा में क्या रहेगा 3। अब देखिए यहाँ पे 3 और 10 जोड़ेंगे तो 13, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7 है तो 7/3। यहाँ पर देखिए -5 और -2 जोड़ेंगे तो -7, प्लस में क्या हो जाएगा 4/3। 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6/3 और यहाँ पे -7 में से 4 घटेगा तो -3/3। काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर काटेंगे तो कितना आएगा 1। इस प्रकार से केंद्रक का जो मान आएगा वो आएगा 2, -1 और यही जो होगा आपका आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा बराबर 0। ये की नहीं रहेगा। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे। पहले यहाँ पे हमारा LHS है, LHS बराबर दिया हुआ है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा और थीटा के जगह पर आपको कितना लेना है 30 डिग्री। तो यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, cos क्यू और थीटा के जगह पर लिखेंगे 30 डिग्री -3, अब cos है तो cos और थीटा के जगह पर फिर कितना लिखेंगे 30 डिग्री, क्योंकि कहा हुआ है थीटा की जगह पर आपको कितना लेना है 30 डिग्री लेना है। अब देखिए क्या करेंगे, 4 है तो 4 गुना cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसका पावर 3 है तो इस पूरा का पावर आप भी कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। माइनस है तो -3 है तो 3 गुने cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। अब देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 गुना √3 का पावर 3 करेंगे तो 3√3 होगा बटा 2 के पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 -3√3 बटा में कितना होगा 2। अब देखिए यहाँ से 4 दूनी कट जाएगा तो 8 हो जाएगा, या 3√3/2 -3√3/2 बराबर कितना आ जाएगा 0 और 0 क्या हो गया यही तो हमारा RHS है और लिख देंगे यहाँ पे प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बनेगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से यहाँ पे कहा हुआ कि यदि साइन 42 डिग्री का मान दिया है P तो साइन 48 डिग्री का मान बताइए कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि साइन 42 डिग्री बराबर दिया हुआ है P, या आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री -48 डिग्री बराबर P। तो इसलिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे 48 डिग्री बराबर क्या हो गया P।
तो हमसे क्या पूछा हुआ है, साइन 48 का मान। तो लिखेंगे अब साइन 48 डिग्री का मान हमसे पूछा है, तो साइन 48 डिग्री बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 48 डिग्री। अब यहां पर देखिए 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, कॉस 48 के जगह पर कितना है मान, पी, इसका स्क्वायर है तो यहां पर लिख देंगे पी स्क्वायर, और यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कॉट ए बराबर 3/4 हो तो साइन ए और कॉस ए का मान बताएं कि क्या होगा। तो देखिए, चूंकि कॉट ए बराबर दिया हुआ है 3/4, अब देखिए कॉट थीटा बराबर होता है b/p, तो यह आपका b का मान है, ये आपका p का मान है, तो इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे p के जगह पर लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस b के जगह पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 4 चौका होता है 16, 3 तिरका 9, 16 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो इस प्रकार से h का मान कितना आ गया, 5। अब आपसे पूछा है साइन ए, आप बताइए कि साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है p/h, और p का मान यहां से देखिए तो क्या आएगा, p का मान है यहाँ पे 4, तो 4 लिखेंगे, और h का मान कितना आया हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। इस प्रकार से साइन ए का मान आ गया 4/5। उसी प्रकार से कॉस ए का मान बताना है, तो कॉस ए बराबर सूत्र हो जाएगा b/h। अब देखिए b का मान कितना है यहाँ पे, तो देखिए 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख देंगे, और h का मान कितना आया हुआ है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और इस प्रकार से कॉस ए का मान आ जाएगा 3/5। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण 4:5 है के अनुपात में है, तो कोणों का मान ज्ञात करें। तो मेरे बच्चों, आप जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में अगर इसके शीर्षों का नाम हम रखें तो ये ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी और ये डी। तो चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोण होगा, यह ए और सी को हम कहेंगे समूह कोण। तो समूह कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री के बराबर हमेशा होता है। तो आपसे यहाँ पे कह रहा है कि समूह कोणों का अनुपात दिया है 4:5, तो यहाँ पे मान लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पहले आप ये लिख लेंगे, फिर यहां पर लिखेंगे तो अब माना कि कोण ए बराबर 4x तथा कोण सी बराबर 5x। ये कैसे लिखेंगे, तो लिख देंगे यहां पे चित्र से। ये बात हमने कैसे माना है, तो चित्र से मान लिया कि कोण ए बराबर 4x, कोण सी बराबर 5x। जो भी अनुपात में वैल्यू दिया रहता है उस अनुपातिक अंक के साथ में किसी भी चर राशि से हम क्या करते हैं, गुना करा लेते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख लिया है कि माना कि कोण ए बराबर 4x तथा कोण सी बराबर 5x, क्योंकि इस चित्र में ए और सी को हमने माना है समूह कोण। तो प्रश्न से 4x प्लस 5x जोड़ेंगे तो ये कितने डिग्री के बराबर होगा, तो 180 डिग्री के, या 4x और 5x जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9x बराबर 180 डिग्री। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटा 9, काटेंगे तो ये आ जाएगा 20 डिग्री। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए कि ये जो पहला समूह कोण आपने ए माना है, इसका डिग्री में मान कितना होगा, तो लिखेंगे अतः कोण ए बराबर 4x माने हैं, तो बराबर 4 गुने x के जगह पर लिखेंगे 20 डिग्री, तो 20 चौका कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तथा कोण बी कितना माना गया है, तो 5x, तो बराबर 5
गुने x के जगह पर लिखेंगे 20 डिग्री, तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो इस प्रकार से समूह कोणों का मान कितना आएगा 80 डिग्री और 100 डिग्री। और देखिए तो 80 डिग्री और 100 डिग्री जोड़ेंगे तो पुनः 180 डिग्री आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपको मिलता हूं।